Hey guys, this is Randeep कुमार फ्रॉम RTC। आज का जो टॉपिक है वो एक पोएम है जो कि 12th स्टैंडर्ड की सेकेंड ईयर की बुक की थर्ड कविता है और उस कविता का नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। पत्ते अब तेज गति से गिर रहे हैं तो क्या करें, समेटे? चलो समेटते हैं। बहुत ही अच्छी कविता है, बहुत ही फेमस राइटर के द्वारा इस कविता को लिखा गया है जिनका नाम है W.H. ऑडेन। इस कविता में हम लोग सिर्फ राइटर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इस कविता के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और अगली जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम कविता के सारांश के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। वेस्टर्न ह्यूज ऑडेन, जो कि W.H. ऑडेन का पूरा नाम है, जिनका जन्म 1907 में हुआ था और 1973 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था एक्चुअली 1907 ईस्वी में। Who won the Pulitzer Prize in 1948? इनको 1948 ईस्वी में पुलित्जर प्राइज मिला था। ये एक बहुत ही उम्दा प्राइज है जो कि वर्ल्ड लेवल पे दिया जाता है और ये प्राइज इनको 1948 में मिला था फॉर हिज कलेक्शन द एज ऑफ एंजाइटी। इन्होंने जो एक रचना लिखी थी, एक बुक लिखी थी, द एज ऑफ एंजाइटी, चिंता की आयु। इस बुक के लिए इनको ये प्राइज मिला था। Was a versatile and intellectually vigorous poet, verse dramatist, critic, translator and editor। ये एक वर्सेटाइल व्यक्ति थे। वर्सेटाइल का मतलब होता है कि कई गुणों वाला, जिसके अंदर बहुत सारे गुण हो ना, उसे हम वर्सेटाइल कहते हैं। तो W.H. ऑडेन भी वैसे ही व्यक्ति थे। देखो इन्होंने क्या क्या किया है। ये एक पोएट तो थे ही, साथ में एक वर्स थे, छंद लिखने वाले व्यक्ति थे, ड्रामाटिस्ट थे, ड्रामा लिखा करते थे, क्रिटिक भी थे, आलोचक थे, ट्रांसलेटर थे और एक एडिटर भी थे, यानी कि पत्रकार में जो होता है ना एडिटर, वो एडिटर थे। आगे देखो लिखा है कि पोएट्री टू हिम वाज अ सीरियस गेम, मतलब कविताएं लिखना इनके लिए एक सीरियस गेम के बराबर था। जिस तरह से हम लोग गेम को सीरियसली खेलते हैं ना, इनके लिए भी कविताएं लिखना एक सीरियस गेम के समान था। क्या लिखा है? Which should deepen people's self-awareness, but it should in no case directly affect men's political or religious choices। इनकी जो कविताएं हुआ करती थी वो लोगों की स्वयं की जागरूकता के बारे में बताती थी, लेकिन इनकी कविताएं किसी भी प्रकार से लोगों की पॉलिटिकल और रिलीजियस बातों को अफेक्ट नहीं करती थी। मतलब कि राजनीतिक मुद्दों पर ये बात नहीं किया करते थे, लोगों के धार्मिक मामलों में ये हस्तक्षेप अपनी कविताओं के जरिए नहीं किया करते थे। देखो आगे लिखा है, his early poems exhibit his interest in political affairs। इनकी जो शुरुआती कविताएं आई ना, उसमें इन्होंने थोड़ी रुचि दिखाई, राजनीतिक मामलों में कभी कभी अपनी कविताओं में जिक्र किया करते थे। But his later poems are overtly Christian and more personal in tone। लेकिन इनकी जो बाद वाली जो अंतिम कविताएं जो कुछ आई, उसमें दिखाया गया है कि ये बहुत ही ज़्यादा ओपनली, ओवरटली का मतलब ओपनली होता है खुला खुला, ये क्रिश्चियन मतलब ईसाई धर्म के मामलों के बारे में अपनी कविताओं में लिखा करते थे। और इनका जो कविता लिखने का या बोलने का जो टोन होता था ना, वो इनका खुद का एक पर्सनल टोन हुआ करता था, अपनी खुद की कविताएं लिखना। जैसे कि आज के गाने देखो, हनी सिंह का गाने का अंदाज बिल्कुल अलग होता है, उसका टोन ही अलग है ना। तो इनकी भी कविताओं के जो टोन थे वो बिल्कुल अलग थे। लिखा है कि एज अ टेक्नीशियन ऑडेन एक्सप्लोर्ड अ वैरायटी ऑफ स्टैंजा फॉर्म्स एंड मेथड्स। मतलब एक टेक्नीशियन होने के नाते W.H. ऑडेन ने खोज की किस चीज की? अ वैरायटी ऑफ स्टैंजा, अलग अलग प्रकार के कविताओं की इन्होंने खोज की और अलग अलग अलंकार, छंद और अलंकारों की इन्होंने अलग अलग वैरायटीज की खोज की। ठीक है, देखो आगे क्या लिखा है। He had a passion for word coining and using archaic words। इनका एक पैशन था
ये क्या करते थे, वर्ड कॉइनिंग किया करते थे। वर्ड कॉइनिंग का मतलब है नए नए शब्दों का आविष्कार करना एंड यूजिंग आर्चेइक वर्ड्स, और अपने शब्द अपने कविताओं में पुराने शब्दों का यूज किया करते थे। जो अंग्रेजी के शब्द प्राचीन इंग्लिश में यूज किया करते थे ना, उन शब्दों का यूज ये अपनी कविताओं में करते थे। इसके कारण क्या होता था कि विच मेक्स हिम एट टाइम्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसके कारण कभी कभी इनके भावों को समझना बड़ा ही मुश्किल हो जाता था प्राचीन शब्दों के इस्तेमाल करने से। ठीक है। He left England as early as 1939. इन्होंने 1939 ईस्वी के शुरुआती समय में ही इंग्लैंड को छोड़ दिया to settle permanently in the United States. क्यों छोड़ा? क्योंकि ये permanently यूनाइटेड स्टेट में सेटल होना चाहते थे, वहां बसना चाहते थे अमेरिका में, राइट? ओके, देन Auden's work is divided into the British and American phases. W. Auden की रचनाओं को दो फेजेस में, दो पहलुओं में बांटा गया है। पहला तो है ब्रिटिश फेज, यानी कि वो पहले ब्रिटेन से बिलोंग करते थे, इंग्लैंड में रहा करते थे, और दूसरा जो फेज है वो है अमेरिकन फेज, यानी कि इनकी कविताओं को दो पार्ट्स में बांटा गया है, एक ब्रिटिश फेज में और दूसरा अमेरिकन फेज में। देखते हैं, the notable works of the English phase are the Orators, the Dance of Death, Look Stranger, Spain and Another Time. इंग्लैंड के फेज में इनकी जो मुख्य कविताएं, मुख्य जो रचनाएं आई, उनमें से शामिल है, पहला तो कौन सा था, द ओरेटर है। ओरेटर का मतलब वक्ता होता है। द डांस ऑफ डेथ, मौत का नाच, मृत्यु का नाच, ये इनकी दूसरी रचना थी। लुक स्ट्रेंजर, ये तीसरी रचना है। एक आया इनका स्पेन के नाम से, एंड अनदर टाइम, ये इनकी एक और जो रचना है वो इंग्लैंड के फेज में, इंग्लिश फेज में लिखा गया है। द नोटेबल वर्क्स ऑफ द अमेरिकन फेज इंक्लूड, और इनके जो अमेरिकन फेज में जो कविताएं लिखी गई है ना, उनमें देखो कौन कौन सी कविताएं शामिल है। न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बीइंग, द एज ऑफ एंजाइटी, द एज ऑफ एंजाइटी मतलब होता है चिंता की आयु, एंड शील्ड ऑफ एक्लिस, एक कमजोर व्यक्ति का रक्षा कवच। शील्ड का मतलब होता है रक्षा कवच, और एक्लिस का मतलब होता है कमजोर, तो कमजोरों का रक्षा कवच, इस नाम से भी इनकी एक रचना आई। तो ये दो फेजेस में लिखी गई इनकी जो रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की है, लेकिन ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो दो फेजेस में लिखकर इसमें बताया गया है। ठीक है। द प्रेजेंट पोएम, द प्रेजेंट लिरिक, जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्ते अब तेज गति से गिर रहे हैं। तो इस कविता में कवि ने क्या बताया है, लिखा है कि इनैक्ट्स द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ। ये जो कविता है वो प्रदर्शित करता है, दिखलाता है, इनैक्ट करता है। किस चीज को दिखलाता है? फ्रस्ट्रेशन को, जो कि इनहेरेंट है ह्यूमन लाइफ में, मतलब हमारे जो मानव जीवन है उसमें जो लोगों के अंदर निराशाएं हैं, क्यों लोग निराश हो रहे हैं, उस निराशा के कारणों का इस कविता में नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में इन्होंने जिक्र किया है, जो हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। लिखा है ह्यूमन लाइफ द एस्पिरेशन दैट आर नॉट फुलफिल्ड, मानव की जो आशाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो पूरी नहीं हो पा रही हैं, किन कारणों से नहीं हो रही हैं, ये हम लोग कविता में पढ़ेंगे। लेकिन उसी के बारे में इस कविता में जिक्र किया गया है। एंड द सेंसेस ऑफ लोनलीनेस, लोनलीनेस का सेंस, अकेलापन, इंसान कैसे अकेला रह जाता है, उसके सेंसेस को इनकी कविता में नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में दिखलाया गया है। इन विच एवरी इंडिविजुअल लिव्स एंड डाइज, ये जो लोनलीनेस, ये जो अकेलापन है, इसी अकेलेपन में हर एक व्यक्ति जीता है और मरता है। इसी कविता को और इसी भाव को अगली कविता में, ये जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है, इसमें कवि W. ऑडेन ने इन चीज़ों को जिक्र किया है। तो ये है आज
थी इस कविता की समरी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।